अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी इंडिया ईरान रिलेशंस। आरजे रौनक की वीडियो है जी। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मरे शकलानी पालसो गाइस। स्टार्ट। दोस्तों, कल रात 11:09 पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट आती है और उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के पोस्ट में लिखा है कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन से मेरी बातचीत हुई और इस गंभीर स्थिति पर चर्चा हुई। भारत के नागरिकों की जो वहां फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा और सुरक्षित वापसी के साथ साथ सामान और ऊर्जा की जो निर्बाध आपूर्ति है वो सुनिश्चित करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शांति और स्थिरता बातचीत से कैसे बनाई रखी जा सकती है, इस बारे में भी उनकी बातचीत हुई। तो दोस्तों, ये तो कल रात की बात थी, लेकिन कल सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसकी एक छोटी सी झलकी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर उस पर बात करते हैं। ये देखिए। My personal preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. Said he's historically leading a neutral state, and a neutral state that is growing in stature, in power, in influence and importance. We should recognize that and welcome it. अमेरिका के कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने साफ कहा है कि ईरान और यूएस का वॉर सिर्फ भारत ही रुकवा सकता है। यही एकमात्र रास्ता है। ये क्यों हुआ, आपने सोचा? क्योंकि भारत ने वहां स्टैंड लेना शुरू कर दिया जहां वो पहले चुप रहना पसंद करता था। एक्सपर्ट्स की माने तो उस टाइम की पॉलिसी भी ठीक ही थी, लेकिन जब आप एक प्रोएक्टिव देश बनना चाहते हैं तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। नतीजा पता है क्या हुआ? आज मुंबई के अंदर उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता हुआ एक कंटेनर भारत पहुंचा जिसको एक इंडियन कैप्टन चला रहा था। ये वही दुनिया है जहां आज ईरान और यूएस के बीच एक वॉर चल रही है। All right, Yusuf, but breaking news coming in a big diplomatic win for India. Iran is now allowing India-flagged tankers to, in fact, pass through the Strait of Hormuz. What we have learnt is that a safe passage was given for Indian tankers via Strait of Hormuz. दोस्तों, ईरान और अमेरिका की वॉर के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ईरान ने यहां तक बोला है कि अगर कोई भी यूएस का दोस्त या खुद यूएस इस रास्ते से जाने की कोशिश करेगा तो उस शिप को ईरान अपने ड्रोन से गिरा देगा। यहां तक कि ईरान ने उस थाई शिप को भी नहीं छोड़ा जिसका अमेरिका से कनेक्शन था। लेकिन इसी बीच भारत के लिए क्रूड ऑयल ला रहा शिप न सिर्फ भारत पहुंचा बल्कि उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर हमारे यहां पहुंचा जहां ईरान बाकी देशों के शिप को गिरा दे रहा। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी साफ किया कि जिस जहाज की जरूरत भारत को सबसे ज्यादा होगी और भारत का झंडा उस पर लगा होगा, उन कुछ जहाजों को वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने देगा। ऐसे 2 जहाज ऑलरेडी भारत आ चुके हैं। एक का नाम है शेनलोंग और दूसरा का नाम है वीएलसीसी जहाज। दुनिया के सामने ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत तो है, जहां श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश ने भी भारत से रिक्वेस्ट किया है कि मालिक जरा हमारे तेल के कंटेनर्स भी अपने साथ ले आओ, थोड़े पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमको भी दे दो। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर भारत ने ये कैसे पॉसिबल किया। वॉर के बीच जहां एक तरफ गोले बारूद चल रहे हैं, वहां ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? As you know, India is a major exporter of refined petroleum products, especially to our neighborhood. We have received a request from the government of Bangladesh for supply of diesel, which is being examined. दोस्तों, आज की दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसके बिना न तो अमेरिका, यूरोप जैसे वेस्टर्न देश का काम चल सकता है और न ही एशिया का काम चल सकता है। पहले भारत दुनिया के झगड़ों को बस दूर से देखता था, लेकिन अब बीच में उतर कर सोल्यूशन भी निकालता है। जिन देशों के बीच सोल्यूशन नहीं निकल सकता, उनके बीच भारत अपने मतलब की बात निकाल लेता है। ईरान के साथ भी यही हो रहा है। हालिया इंसिडेंट जैसे ईरान और इजराइल के बीच टेंशन दिखा रहा है। भारत अब दुनिया का मैसेंजर बन चुका है, जो कि पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश से बात कर सकता है और सोल्यूशन निकाल सकता है। आसान भाषा में कहें तो भारत आज दुनिया का शांति दूत और बड़ा भाई इसलिए बन गया क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि मुसीबत में सबसे पहले खड़ा भी होता है। याद होगा आपको, कोविड के टाइम पर वैक्सीन मैत्री के जरिए 100 से ज्यादा देशों को मुफ्त दवाइयां देना हो, या टर्की में भूकंप के वक्त ऑपरेशन दोस्त चलाकर सबसे पहले मदद पहुंचाना हो, भारत ने अपनी ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाली इमेज को साबित किया। साथ ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और यूपीआई जैसे बेजोड़ टेक्नोलॉजी के दम पर आज अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भी भारत की बात को नजरअंदाज नहीं कर पाते। G20 में बटी हुई दुनिया को एक मेज पर लाना और रूस यूक्रेन वॉर के बीच पुतिन को सीधे ये कहना कि ये युद्ध का युग नहीं है, भारत की उसी बढ़ती डिप्लोमेटिक ताकत का सबूत है। आज दुनिया जानती है कि भारत न तो किसी के दबाव में झुकता है और न ही किसी का हक मारता है। इसलिए हर बड़े ग्लोबल संकट में भारत का रोल एक अनबायस्ड और भरोसेमंद मैसेंजर की तरह हो गया है। अब दोस्तों, अब तक तो इंडियन और वेस्टर्न मीडिया ने आपको ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा ही दिया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगेंगे। इतना यूपीएससी का तो 5 नंबर का सवाल पता चल ही गया आपको। लेकिन बात यह है कि इस वॉर में भी ईरान का रुख भारत के लिए कैसा है, ईरान भारत की बात क्यों मानता है, आइए इस पे बात करते हैं। जहां अमेरिका और यूरोप के साथ ईरान की कट्टर दुश्मनी है, वहीं भारत के साथ उसकी दोस्ती पुरानी है। भारत ने ईरान में चाहबार पोर्ट बनाया,
हाल ही में जब ईरान ने एक जहाज पकड़ा जिसमें भारतीय क्रू मेंबर्स थे, तो भारत के विदेश मंत्री की एक फोन कॉल पर ईरान ने उन्हें छोड़ने का और मदद करने का भरोसा दिया। वहीं ईरान को पता है कि भारत किसी का गुलाम नहीं है। भारत ने साफ कह दिया कि हम ना अमेरिका के पीछे चलेंगे ना रशिया के पीछे चलेंगे। जब ग्लोबल दुनिया किसी देश का ये स्टैंड देखती है तो इसका असर हर उस देश पर पड़ता है जो किसी न किसी खेमे में है। भारत सिर्फ जुबानी बात नहीं करता, ना हम करके दिखाते हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की खींच को दुनिया ने देखा ही है। उसके बाद भी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका के जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को नहीं आने दिया तो नहीं आने दिया। हम वही करेंगे जो भारत के हक में। हमारी नेवी अब हमारे इलाके के समंदर की रखवाली कर रही है ताकि ट्रेड न रुके। इसी को देखते हुए अब हमारे आसपास के देश भी हमसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी होगी, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। भारत ने यही काम किया है। बांग्लादेश का जरा याद कीजिए कि उसने किस तरह हमारा चिकन नेक काटने की धमकी दी थी। आज उसी बांग्लादेश के घोड़े खुल गए। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने साफ बोला है कि दुनिया में जारी टेंशन के बीच भारत अपने पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, आगे खड़ा रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत ने कभी भी रूस से तेल लेना बंद ही नहीं किया था। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि बांग्लादेश ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि भैया हमको थोड़ा डीजल दे दो यार। बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स ने भारत से तेल और डीजल की गुहार लगाई है, जिस पर भारत पॉजिटिव रुख अपना रहा है। यहां तक कि कल ही 5000 टन डीजल की खेप बांग्लादेश भेजी गई है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और समंदर में जहाजों की सलामती के लिए ईरान जैसे देशों के साथ लगातार कांटेक्ट में है और वहां फंसे करीब 9000 भारतीयों की सिक्योरिटी सरकार की पहली प्रायोरिटी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि इन देशों की मदद से पहले भारत अपनी जरूरतों को भी देखेगा। अब दोस्तों ये वही देश है जहां चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इसके बाद भी इन्होंने चीन की जगह भारत से हेल्प मांगी है। बताइए, इनको साफ पता है कि चाइना की खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इतनी है कि वो इन देशों को क्रूड ऑयल नहीं देगा। उधर उधार भी अगर ये मांग ले तो इंटरेस्ट इतना लग जाएगा कि इनको भारी पड़ जाएगा। भारत ने यहां चाइना को डिप्लोमेटिक वॉर में हराया है। अब दोस्तों जियोपॉलिटिकल तरीके से देखें तो भारत के स्ट्रांग होने का फायदा हमारे पड़ोसी देशों को भी मिलता है। अगर समंदर में वॉर होती है और तेल महंगा होता है तो सबसे पहले नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे छोटे देशों की कमर टूट जाती है। भारत वहां एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा है ताकि इन देशों तक जरूरी चीजें पहुंचती रहें। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत मुश्किल समय में इन देशों को बिजली, तेल और अनाज भी भेज रहा है। साउथ एशियन देशों के बीच में इस तरह का इन्फ्लुएंस भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। जिस सिक्योरिटी को लेकर भारत पर कभी निशाना लगाया जाता था, भारत ने इसको एकदम पलट दिया है। अब साउथ ईस्ट एशिया में चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, लेकिन टाइम बाय टाइम ये बात साबित होती रही है कि चाइना जब टाइम आता है तो पीछे हट जाता है। ईरान इसका सबसे बड़ा लेटेस्ट एग्जांपल है, जहां चाइना को ईरान अपना दुख का साथी सोच रहा था, वो चाइना कहीं से भी ईरान की हेल्प नहीं कर पा रहा है। दोस्तों एक टाइम था जब चीन पैसे के दम पर भारत के पड़ोसियों को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन अब उसकी पोल खुली है। चीन की उधार देकर फंसाने वाली चाल अब इन देशों को समझ आने लगी है। चीन इन छोटे देशों को इतना कर्ज दे देता है कि वो फिर उसे चुका नहीं पाते और फिर चीन उन्हीं देशों की जमीन कब्जाने लगता है। चीन का अपने हर पड़ोसी से झगड़ा है। अब याद कीजिए कि जब श्रीलंका पूरी तरह बर्बाद हो गया था तब चीन ने हाथ खींच लिए, लेकिन भारत ने $4 बिलियन भेजकर उन्हें डूबने से बचाया। इसलिए अब पड़ोसी देश चीन से ज्यादा भारत पर भरोसा करते हैं। इतना ही नहीं, गल्फ के देशों में भी भारत ने अपना फॉरेन पॉलिसी का लोहा मनवाया है। पिछले कुछ सालों में सऊदी, यूएई और कतर जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही शानदार हो गए हैं। पहले पाकिस्तान इन देशों को इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ भड़काता था, लेकिन अब ये देश भारत को अपना सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर मानते हैं। भारत ने भी इस बात को साबित किया है कि वो एक भरोसेमंद साथी है। IMEC के नाम पर भारत एक ऐसा रास्ता बना रहा है जो भारत से शुरू होकर अरब देशों के रास्ते सीधा यूरोप तक जाएगा। ये ट्रेड की दुनिया में भारत की बहुत बड़ी जीत है। इन देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं जो वहां की तरक्की में बड़ा हाथ बटाते हैं, इसलिए वहां के राजा और सरकारें भारत का बहुत सम्मान भी करती हैं। भारत की ये वो आइडेंटिटी है जिसको अब ग्लोबल पहचान मिल रही है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि सबका दुश्मन बनना बड़ा आसान है, लेकिन सबका दोस्त बनना बड़ा ही मुश्किल। भारत ने वो मुश्किल काम न सिर्फ कर दिखाया है, बल्कि उसने दुनिया के सामने एक बड़ा एग्जाम्पल भी सेट किया है। यानी अब सब मान चुके हैं कि पूरी दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई कहीं भी क्यों ना हो रही हो, उसे सुलझाने में अगर कोई सबसे बड़ा रोल निभा सकता है और मीडिएट कर सकता है, आकर बातचीत का रास्ता अपना सकता है, शांति प्रस्ताव आगे रख सकता है, इस लड़ाई को सॉल्व कर सकता है, रोक सकता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ भारत। यूरोप से लेकर अमेरिका तक और खाड़ी देशों तक हर कोई ये मानता है कि भारत इस वॉर को रुकवाने में सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल पैदा कर सकता है। वहां की मीडिया में इस बारे में बातें भी हो रही हैं, लेकिन क्या भारत ऐसा कर पाएगा, इस वॉर को रुकवा पाएगा? हालांकि शुरू में, इस वीडियो के शुरू में ही हमने आपसे बताया था कि कल रात 11:09 पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया से एक पोस्ट आई, जहां उन्होंने ये कहा कि ईरान के राष्ट्रपति से इस सीरियस सिचुएशन पर उनकी एक चर्चा हुई है। पर क्या ये चर्चा सोल्यूशन में तब्दील होगी? क्या वॉर रुकेगी? और क्या इसे रोकने में भारत सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरी डेवलपमेंट पर आप क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय, क्या है आपकी ओपिनियन? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे। जय हिंद।
जी, बिल्कुल, ये स्थिति जिस तरह से बनी हुई है, पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं, वो इसी बात के ऊपर टिकी हुई थी कि कौन है जो भारत के अलावा जो ईरान के और अमेरिका के कंप्रोमाइज़ करवा सकता है। तो कोई भी ऐसा कंट्री नहीं उठा सामने से, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस भी कंट्री ने सामने आना है, जिस भी कंट्री की एक वुकत है इतनी कि वो ईरान का और अमेरिका और इज़राइल का कंप्रोमाइज़ करवा सकता है, तो दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छी होना ज़रूरी है। तो इस पूरी दुनिया में अगर देखा जाए ना, तो भारत की अगर बात करें, भारत के इज़राइल के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। उनके साथ भी मीटिंग्स जो हैं वो हुई, ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और जियोपॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए भारत की ये एक बड़ी जीत हम कहते हैं कि हुई है, जिसमें डिप्लोमैटिक कामयाबी भारत को मिली है कि ईरानी जो सदर हैं, उनके साथ इस माहौल में बातचीत करना, जिस माहौल में ईरान ने खुलेआम धमकियाँ दी हैं कि भई दुनिया का कोई भी जहाज़, किसी भी कंट्री का जहाज़ हो, हम गुज़रने नहीं देंगे। हम जो है वो स्ट्रेट हॉर्मज़ जो है, वहाँ पर मिसाइल मार के उस जहाज़ को तबाह कर देंगे। एक कतरा भी जो तेल का वो हमने नहीं जाने देना, चाहे कोई भी देश हो। और इतनी कह लें कि सख्त सिचुएशन में भारत ने अपना एक जो सिक्का मनवाया है, अपना लोहा जो मनवाया है और इस माध्यम से उनके साथ बातचीत की और जहाज़ अपने लाने में कामयाब हुआ भारत, तो ये एक भारत की डिप्लोमैटिक जीत तो बनती है। और जिस तरह से अमेरिकन जो कर्नल हैं, वो यही बात कह रहे हैं, क्योंकि वो एक आर्मी के बंदे हैं, वो जानते हैं कि कौन जो है वो क्या कर सकता है। उन्होंने जब ये चेंज देखा है कि भई भारत के साथ जिस तरह से लचकदार रवैया जो ईरान का देखा जाता है, अगर भारत बातचीत करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान भारत की बात को टाल सके। और इज़राइल की अगर बात करें तो इज़राइल के नेतन्याहू जो हैं उनके भी बड़े अच्छे ताल्लुकात नरेंद्र मोदी साहब के साथ हैं। और यहाँ पे एक अहम भूमिका जो है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो निभा सकते हैं और खित्ते को तबाह होने से बचा सकते हैं। देखें कि एक दफ़ा पूरी दुनिया जो है ना वो हिल के रह चुकी है। ये जो युद्ध है ना, इसका परिणाम सारी दुनिया को भोगना पड़ा है। पूरी दुनिया के जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हुए और पूरे का पूरा निज़ाम जो है ना वो एक दफ़ा दरम-बरम हुआ। लेकिन इसी दौरानिया भारत की अगर बात करें, हम क्यों कहते हैं कि विश्व गुरु जो है वो भारत को बनना चाहिए? इसी वजह से कहते हैं कि भारत जो है वो प्रैक्टिकल काम करके दिखाता है। आप देख लें कि आस-पास के जो पड़ोस के देश हैं, ये वही देश हैं जिनके दिलों में कभी भारत के लिए नफ़रत हुआ करती थी। लेकिन यार क्या ही कमाल का एक कंट्री भारत पाया जाता है, जितना भी एप्रिशिएट करें कम है। वो फिर भी जो है ना वो तरस आ ही जाता है भारत को। आप देख लें कि बांग्लादेश जो था, क्या उसने नहीं किया भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की जो नई लीडरशिप आई है, अगर वो ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं भारत के साथ, तो भारत ने ये नहीं कहा कि भई पास्ट में आपने जो चीज़ें की हम उनको मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ ताल्लुकात नहीं ठीक करना चाहते, आपको हेल्प नहीं करेंगे। भारत ने फिर भी उनको हेल्प करने के लिए जो है वो कोशिशें की हैं और जितनी हो सकती है उतना पड़ोस के जितने भी छोटे-मोटे मुल्क हैं, उसमें नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, मालदीव आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है। देख लें कि युद्ध की स्थिति में भी हालाँकि हर कंट्री जो है उसको अपनी-अपनी पड़ी हुई है इस टाइम। इस टाइम जो है वो हर कंट्री की कोशिश है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कंट्री के लिए मफ़ाद परस्ती देखे। किसी दूसरे की कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन इस तरह की स्थिति में दूसरे जो छोटे-मोटे देश हैं, उनका ख़्याल करना, ये एक बहुत बड़ा ज़र्फ़ होता है, ये एक बहुत बड़ापन होता है, जो कि इंडिया की तरफ से देखा जा सकता है। तो आप सोचिए कि अगर आने वाले टाइम में विश्व गुरु जो है वो इंडिया बनता है, तो उससे पूरी दुनिया के लिए कितनी अमन और कितनी शांति जो है, वो हो सकती है। यूएसए की अगर बात करें तो वो तो एक शैतान कंट्री है, जहाँ पे दिल करता है युद्ध को छेड़ लेता है। अब ये जो युद्ध उसने छेड़ा हुआ है ना, दोनों कंट्री जो है ईरान और यूएसए दोनों की बस हुई पड़ी है। ये नहीं कि दोनों की बस हुई पड़ी नहीं, बेशक जितनी मर्ज़ी तगड़ी इकॉनमी यूएसए की है, लेकिन जिस तरह से ईरान को वो फेस कर रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना आ रहा है। क्योंकि उसकी तवक्कुआत से ज़्यादा काम जो है ईरान की तरफ से हो रहा है। और ईरान जो है वो मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनको भी नथ डाली हुई है, उनके भी नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, तो इससे हमारे हित को फ़र्क पड़ेगा। तो भारत जो है यहाँ पे एक अहम भूमिका जो है वो अदा कर सकता है और भारत ने अपनी तरफ से कोशिश करना भी शुरू कर दी है। हमें लगता था कि भारत जो है वो न्यूट्रल ही है,
चुप है अभी, तो पता नहीं कितनी देर तक चुप रहेगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। वो एक्टिव हो चुकी हैं और उनकी जो डिप्लोमेटिक कह लें कि प्रयास है, वो शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं कि ये जंग रुकवाने में भारत कामयाब होता है या नहीं होता। क्योंकि भारत ने पहले भी कोशिश की थी जो कह लें कि इसकी यूक्रेन की और रशिया की जंग रुकवाने में। लेकिन उसमें पुतिन जो थे वो तो मान चुके थे क्योंकि उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की जो है ना, उसने नहीं बात मानी थी, तो देख लें आज नुकसान भी तो उसी का हो रहा है। वही ना, अगर ज़ेलेंस्की नहीं के बात पीछे मानी तो यूएसए था, तो हाँ, यूएसए हालाँकि यूएसए के नए स्टेटमेंट सुनिए, इतना दोगला बंदा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा उसके जितना ये स्टेटमेंट था। बदलते ही रहते हैं, उसकी ये कौन-सा अब एक ये होता कह है। रहा है कि वो रशिया को कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि रशिया जो है ना वो ईरान को हेल्प कर रहा है, और रशिया इसलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि यूक्रेन की हम हेल्प करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कहता है जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमने हाँ, यूक्रेन को कभी हेल्प नहीं किया और हम नहीं चाहते थे कि यूक्रेन की और रशिया की युद्ध हो। लेकिन अगर कोई गलतफ़हमी है रशिया को, तो वो उस गलतफ़हमी को दूर कर ले और ईरान को किसी तरह से भी सपोर्ट जो है ना वो ना करे। तो अब भई रशिया अपनी मर्ज़ी का मालिक है, उसने यूएसए की बातों को थोड़ा देखना है, वो उसका जो दिल करना है उसने करना है। लेकिन भारत की अगर मैं बात करूँ ना यार, वो सपोर्ट भी करता है तो अच्छे के लिए करता है। देख लें कि किसी भी कंट्री को आज दिन तक युद्ध के लिहाज़ से थपकी भारत ने नहीं लगाई। हालाँकि इज़राइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मुझे लग रहा था कि भारत हो सकता है इज़राइल का साथ दे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। न्यूट्रल रही हैं, युद्ध को आगे बढ़ने नहीं दिया और कोशिश अब ये कर रही हैं कि युद्ध जो है उसको रुकवाने में अपना योगदान अदा करें, युद्ध को मज़ीद बढ़ाने में नहीं। बिल्कुल जी, जो जंग को रुकवाता है भाई, वो मैं समझूँगा कि अला ज़रफ़ होता है। 2 अगर लोग लड़ रहे हैं तो बीच में आकर छुड़वाता है जो, वो उनसे बड़ा होता है। बेशक उसके पास कुछ हो या ना हो, अगर वो 2 बंदे, मतलब 2 बंदे की मिसाल दे रहा हूँ कि वो आपस में लड़ रहे हैं, तो उनको आके अगर छुड़वाता है तो वो एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर बैठ के देख रहा हो तो। जो बैठ के देख रहा होता है वो यकीन करें लो लेवल का होता है। तो बहरहाल ये है कि इंडिया जो है ये ना, वो एक लड़ाई हुई थी कहीं पे, तो एक बंदा जो था वो सिर्फ बैठ के देख रहा था, तो ये उसकी बात कर रहा है। 2 बंदे जो हैं आपस में लड़ रहे थे, तो वो बैठ के देख रहा था, एक तो उसकी बात कर रहा है, तो वो इसलिए इसको वो ये बात याद आ गई। अच्छा। वो तो पाकिस्तानी होगा ना, उसने दोनों को कहा होगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। नहीं, नहीं, उसने कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं साथ दिया, किसी का भी नहीं। बस चुप करके बैठ के देखता रहा है अच्छा। कि जब एक लड़के जब मर जाएगा तो दूसरा दूसरे को फिर कहेगा ठीक है मैं तेरे साथ ही हूँ। तो बहरहाल बात वो एक चले हँसी मज़ाक में चली गई है, लेकिन ये है कि बात बड़ी सीरियस है और इंडिया जो है वो ये रोल अदा कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है और वो गोरा भी यही कह रहा था। और क्योंकि इंडिया के इज़राइल के साथ भी तल्लुकात अच्छे हैं, बांग्लादेश के सॉरी ईरान के साथ भी तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी ट्रेड जारी रही है और वहाँ पे भी सारा कुछ आना-जाना जो है वो लगा रहा है। और उसके बाद अमेरिका के साथ भी ठीक है। बस वो थोड़ी-सी बीच में ट्रंप ने आके चवलें मार दी। हुँ। वैसे तो इंडिया के जो है अमेरिका के साथ भी तल्लुकात बेहतर है। अभी जैसे कि बाद में डील भी होगी, 18% पे टैरिफ आ गया, वो तो चले सुप्रीम कोर्ट ने 10% कर दिया। लेकिन वो डील होने वाली थी, वो सारा कुछ वो ट्रंप ही कर रहा था, तो तल्लुकात उनके साथ भी ठीक है इंडिया के। तो ये एक वाहिद कंट्री है जिसके तीनों कंट्री के साथ तल्लुकात है। बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं वो उठा के देख लें, वो किसी एक कंट्री के साथ जो है वो मुखालिफ होगी। तो कोई भी जो है वो तीनों के साथ नहीं होगा, कोई भी दुनिया में। एक अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान का भाई इज़राइल के साथ तल्लुकात नहीं ठीक। अमेरिका के साथ होंगे, ईरान के साथ होंगे, तो लेकिन इज़राइल के साथ नहीं ठीक। उसके बाद रशिया की बात करें तो उसके अमेरिका के साथ नहीं ठीक, बाकी बेशक दोनों के साथ ठीक हों। चाइना की बात करें तो उसके इज़राइल और अमेरिका के साथ ठीक नहीं है। तो ये कोई भी जो है वो न्यूट्रल नहीं है, मतलब कि तीनों को साथ लेके चले। तो वो एक इंडिया ही उनको नज़र आ रहा है कि इंडिया अगर मुदाखलत करता है बीच में और आके सुलह करवाता है, कुछ शर्तें उनकी मानी जाती हैं, कुछ शर्तें इनकी मानी जाती हैं। हालाँकि ट्रंप तो कह रहा है ना जी, गैर मशरूत अगर ये करना चाहते तो मैं सीज़ फायर करने को तैयार हूँ अभी। मतलब वो अभी कह रहा है कि मैं अभी ही सीज़ फायर कर दूँगा अगर गैर मशरूत। लेकिन ईरान कह रहा है भाई गैर मशरूत नहीं, हमारी शर्तें हैं कि पहली बात ये है कि यहाँ से जो है वो बोरिया बिस्रा बाँधे मिडल ईस्ट से, इस खित्ते से अमेरिका, और निकल जाए तो हम बंद कर देंगे सारा कुछ।
तो दूसरा मतलब कि दोबारा हम पे कभी हमला ना हो। हम जाए जो है वो हम भी किसी पे नहीं करेंगे। ज़ाहिर है वो भी बीच में तय होगा ना कि आप अगर करें किसी प्रॉक्सी वार के थ्रू, तो अगर आपके पीछे हाथ निकल आते हैं तो फिर ज़ाहिर है आप पे सारे मुल्क जो हैं वो आप पे टूटेंगे। तो ये भी बात होगी, ज़ाहिर है। तो लेकिन ये है कि अमेरिका शायद पे नहीं आता, वो कहता है गैर मशरूत हथियार डालो। अब मैंने सुना है कि जंग फिर से भड़कने वाली है दोबारा से। हुँ। अब 5,000 फ़ौजी के पता नहीं 10,000 फ़ौजी जो हैं वो लेके अमेरिका आने वाला है जी। और उसके बाद एटमी हमले की भी जो है वो अभी कोई कोई लोग जो हैं तज्ज़िया निगार जो हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि अमेरिका अक के जो है तंग आके जो है वो कोई एटमी हमला कर दे। तो क्योंकि जंग रोकने के लिए ये उसके पास आखिरी हल होगा, क्योंकि ईरान जो है वो किसी मतलब के नहीं कर रहा, कि गैर मशरूत तरीके से नहीं कर रहा, वो अपनी शर्तें रख रहा है। हालाँकि पीछे चीन और रशिया भी यही चाहते हैं, उनको भी बड़ा फ़ायदा है। वो भी यही चाहते हैं कि मिडल ईस्ट से और इस खित्ते से जो है वो अमेरिका अपना निकल जाए। ये शर्त ईरान को ज़ाहिर है उन्होंने ही बताया कि ये भी शर्त रखनी है, तो उसके बाद ही कोई राज़ीनामा करना है, नहीं तो नहीं करना। तो ज़ाहिर है उनकी थपकी है, इसमें कोई शक नहीं है, ईरान को पीछे से थपकी है दोनों की। तो वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ से निकले और फिर उसके बाद होल्ड जो है वो चाइना का यहाँ पे मिडल ईस्ट पे हो जाए और दूसरी कंट्रीज़ पे यहाँ पे अड्डे इनके बन जाएँ। तो इसलिए अरबों को भी जो है वो यही चीज़ कह रहे हैं कि इनको निकाल दो। तो ये सारा पीछे अपना अमेरिका को निकालने के लिए रशिया और ईरान भी है। और बाकी इंडिया की बात करें, भाई इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे हैं, तो इंडिया ही करवा सकता है सुलह। कुछ शर्तें इनकी मानी जाए, कुछ शर्तें उनकी मानी जाएँ और ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और लिखत में हो सारा कुछ। तो ये इंडिया जो है करवा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी जैसे कि पता चला कि वहाँ से जो है वो जहाज़ भी पहुँच चुके हैं इंडिया में। और इंडिया ने आगे दूसरे जो मुल्क हैं, बांग्लादेश, मालदीव और दूसरा क्या नाम है नेपाल, वो भी कह रहे हैं कि हमें भी जो है वो अब लेके दो, मतलब गुज़ारो हमारे लिए भी। तो उनको भी बीच में वो दे रहे थे कि 5,000 टन जो है डीज़ल मेरे ख़्याल में भेजा है बांग्लादेश को। तो वो भी दिखाया गया है न्यूज़ में। तो बड़ी बात है जी। और एक मुल्क के साथ आपके तल्लुकात बिल्कुल माज़ी में जो है बेहतर नहीं थे और इंडिया के खिलाफ नारे लगते रहे हैं बांग्लादेश में, लेकिन उनकी हेल्प कर रहा है इंडिया, उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये भी बड़ी बात होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और बाकी देखते हैं, क्योंकि आए दिन जो है वो न्यूज़ कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है। तो ये वार है भाई, वार में जो है वो फिर इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा ये सब कुछ चलता रहता है। तो नहीं पता चलता कि कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, किसकी न्यूज़ ठीक है, किसकी न्यूज़ नहीं ठीक है। तो ये बदलती रहती हैं सूरत-ए-हाल वार में। तो आगे क्या, जब तक हम शायद हो सकता है वीडियो बना रहे हों, कोई और डेवलपमेंट हो गई हो, चेंज हो गया हो सारा कुछ या बेहतर हो गया हो सारा कुछ, ये कुछ नहीं पता होता। तो ये कभी कुछ हो जाता है। तो अमेरिका अब मैंने सुना है कि फिर से बमबारी करने लगा है। ईरान ने भी कह दिया है कि ठीक है हम भी करेंगे। तो ईरान ने मेरे ख़्याल में रात को किया भी है इज़राइल पे, तो वो भी न्यूज़ आ रही थी। पता नहीं अब क्या होगा, कब तक ये ख़त्म होगा, कब तक ये सारा कुछ ठीक होगा, जब तक ख़त्म नहीं होगा, जहाँ पे ज़ाहिर है हम रहते हैं उस मुल्क की भी बात करें तो उसका भी बेड़ा गर्क होगा। ये थोड़ी है कि हम जो है वो बड़े अय्याशी में रहेंगे यहाँ पे। भाई हम तो जब तेल अभी आया भी नहीं है, ख़त्म भी नहीं हुआ तो हमें महँगा मिलना शुरू हो गया। तो अभी कह रहे हैं और बढ़ाना है। तो 50 रुपए और बढ़ना। वही ना, 50 रुपए 110 का उनका टारगेट है बढ़ाने का। वो हुँ। कहा था ना उसने, अच्छा। वो जो नून लीग की एक वो जो मिनिस्टर थी कोई, वो आज क्या वज़ीर-ए-आज़म नाम ने था तो वो सुबह और उसका? स्टेटमेंट दिया है। उसका नाम मैंने शहबाज़ शरीफ ने आज सुबह स्टेटमेंट दिया, उसने कहा नहीं बढ़ेगा। वो 1 हफ्ते के बाद उन्होंने रिवाइज़ करना होता है। ये पहले 15 दिन के बाद होता था, अब 1 हफ्ते के बाद होता है। वो कल जो है वो फ्राइडे था ना, कल जो है उन्होंने कह दिया नहीं बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है अगले फ्राइडे को बढ़ा दें। मजे की बात देखने लायक ये होगा। चलें उसके ऊपर बातों के ऊपर भी आते हैं वीडियो के थ्रू भी, लेकिन ये जो बात हो रही है पेट्रोल को लेकर, ये भाई गवर्नमेंट का एक अजीब सा एक्शन होता है कि जो कीमत ऊपर चली गई है ना उसको फिर रिवर्स नहीं करना उस वजह से।
कि जहाँ से उठाया वहाँ पे नहीं लेके आना उसे। उसे लाते हुए टाइम लगाएँगे और फिर वहीं पे आके नहीं रुकेंगे। मतलब 200 277 था मेरे ख़्याल में, 70 था या 80 था। ये 260 तक आ गया था। तो मतलब 260 है, ठीक है। और वहाँ तक आके ये ब्रेक लगी है, ये नीचे जाना चाहिए था। अब ये रिवर्स अगर होगा ना, ये 300 से अबव 300 जा रहा है, तो भाई ये अब रिवर्स आएगा तो ये रिवर्स उसी फिगर के ऊपर नहीं आएगा। ये अब जो है 300 के ऊपर हो सकता है रुक जाए आके, और अवाम जो है इसी को एक्सेप्ट कर लेगी। क्यों? क्योंकि भाई अवाम जो है उसके पास कोई हल नहीं है इस चीज़ का। माफिया आपके से जो वो है नहीं वो लग ऑयल को कंट्रोल करने वाला आईएमएफ है, जो आपको कर्जे देता है। भाई नहीं तो वही कीमतें तय करता है। वो कीमतें वही तय करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट फिर कुछ कर नहीं ना सकती भाई, उनके हाथ में। फिर अवाम जो है उसके ऊपर वो शोर डालेगी या क्या लेंगे, रजीम चेंज करने की कोशिश करते हैं या कुछ भी है, उनके हाथ में कुछ नहीं होता। 2 डंडे पड़ते हैं, 4 जूते पड़ते हैं, ठीक है ना, उठा के जेल में डालते हैं, सारी चीज़ें जो हैं, सारी एकड़ी जो है निकल जाती है। उसके बाद अवाम बाहर निकलना छोड़ दिया उन्होंने। और सबको पता है कि जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही होती है। लेकिन ऑन अदर हैंड एक ऐसी कंट्री देख लें जिसने न्यूट्रल रहकर अपनी साख जो है वो क्रिएट की है, और एक प्रधान की तरह जो है वो सामने आई कि जो साबका जनरल या फौज के लोग हैं, वो बैठ के मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं कि अगर कोई इस मसले को रिजॉल्व कर सकता है इन अ गुड वे, तो भाई वो इंडिया है, वो मोदी की हुकूमत है, भारत है। मैं कहूँ कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई। अगर देखा जाए, कोई मतलब आपने ना उस बंदे को पैसे दिए, ना पास में कोई ताल्लुकात रहे हैं, ना कुछ लेना ना कुछ देना, और वो कह लें कि एक थर्ड कंट्री का बंदा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि थर्ड कंट्री का बंदा उठ के आपकी तारीफ कर रहा है, आपकी कंट्री की, आपकी स्ट्रेटजी की, आपकी हालिया परफॉर्मेंस की, आपकी पास्ट की। उन्होंने देखी है तो इसीलिए कह रहा है ना कि यार इस बंदे को कहो। और उसे पता है कि करंट सिचुएशन में इंडिया के ताल्लुकात जो हैं इसराइल के साथ कैसे हैं, ईरान के बिहाफ पे कैसे हैं, क्या लेन-देन था, उन्होंने सब कुछ देखा हुआ। तो इस बिहाफ के ऊपर वो कह रहा है कि एक कंट्री स्टेबल भी है, उसकी साख भी है, उसका बोलना बनता है और दूसरी कंट्री का सुनना बनता है। वो सुनेंगे उसकी बात, और उन्होंने एक प्रेफ़र किया, एक ऑप्शन दी। ये ऑप्शन बहुत सारे लोगों को चुभेगी नो डाउट कि हमारे पीएम को क्यों नहीं किया गया, और भी बहुत सारी कंट्रियाँ थी उनको क्यों नहीं किया गया। ज़्यादातर पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा होगा। क्योंकि मोदी हुकूमत को लेकर जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, जब भी प्रेफ़रेंस दी जाती है, तो कुछ लोगों को ज़्यादा चिढ़ होती है, चुल मचती है। तो लेकिन भाई उन्होंने अपने बलबूते के ऊपर अपनी साख मनवाई, और फाइनली अगर मेरे ख़्याल में वाक़ई ही रिज़ॉल्व कर सकता है तो इंडिया इसमें स्टेप ले सकता है। और ये अपनी आवाम को रिलीफ़ देना, अपनी आवाम को कवर करना और अपने बेनिफिट भी देखना। गवर्नमेंट दोनों चीज़ें कर रही है। वो ट्वीट जो है वो चीज़ दर्शा रहा है जो मोदी सर ने किया है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं सियासी लेवल के ऊपर देखी जाएँ तो भाई लगता तो ऐसे ही है कि इंडिया भी रिज़ॉल्व कर सकता है। लेकिन अमेरिका बीच में क्या, क्योंकि भाई ये इज़राइल ईरान की नहीं है, ये पीछे वही ना, अमेरिका भी अमेरिका है। भी है, और अमेरिका इस तरह पीछे हटेगा तो फिर वो अपनी बेइज्जती महसूस हाँ, करेगा। अमेरिका की भाई चाइना के साथ भी नहीं है, और रशिया के साथ भी पंगे जो हैं, ये जो कह रहे थे कश्मीर के न्यू किस्म के ट्वीट हो रहे हैं और ये कमेंट्स आ रहे हैं, और ये कह रहा है कि नहीं नहीं रशिया हमने तो ऐसा नहीं किया और वैसा नहीं किया। मेरे हाल में पास में एक चीज़ हुई थी वीडियो, जिसमें जिक्र हुआ था कि मे भी हो सकता है कि रशिया के पास कोई ऐसी वीडियोज़ और ऐसे मवाद है ट्रंप ट्रंप का, जो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल रहा है, और वो सिरक रही है और उसे महसूस हो रहा है कि ये तो काम ख़राब है। अगर इन्होंने वायरल कर दी, इन्होंने भेज दी कहीं या सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होगी तो मेरे तो लग जाएँगे। तो वो इस चीज़ से भी डर रहा है। वो रिक्वेस्टेड किस्म के ये ट्वीट जो आ रहे हैं वो मे बी हो सकता है इसीलिए हो। और अमेरिका कह रहा है कि मैं पुश नहीं कर रहा, इज़राइल खुद पुश हो रहा है और जो कुछ ये कर रहा है। अब बीच में जो हेल्प आउट की रौला पड़ा हुआ था, जो हर चीज़ दूसरे तीसरे बंदे जो रिलेटेड हैं सियासी नोयत की बातों के ऊपर, उनके ज़हन में यही आ रहा है कि भई कहाँ से सपोर्ट हो रही है? ये ड्रोन मिल रहे हैं पीछे से, जो बैक एंड है, बैकयार्ड पे कौन है? तो भई लगता है चाइना है, और चाइना करेगा। इन्होंने भी ठीक कहा है कि चाइना जिस मुल्क को सपोर्ट करता है उसकी ज़मीन जो है वो गिरवी रख लेता है, बिरजू-लाला की तरह। तो ये करता है वाक़ई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई अगली कंट्री को फिल फॉर जो है सपोर्ट चाहिए होती है।
दूसरी कंट्री जिसके साथ उसका युद्ध चल रहा है उसको लेट डाउन करने के लिए, तो कम अज़ कम उसने पुश किया है, तो वो पुश कर रही है। तो बाकी हार्मोस का हर किसी को पता था, सबसे पहले मेजर साहब ने भी मेंशन कर दिया था, हमने उनकी वीडियो की थी कि भाई यहाँ पे पंगा बनेगा। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे पंगा वही ना, बनेगा। अमेरिका को ये गलतफहमी थी कि पंगा बनेगा तो हम छुड़वा लेंगे, मुश्किल है। नहीं छुड़वा पा रहा वो। भाई आप किसी की टेरिटरी में आकर उसको ही आप जो है अपनी टेरिटरी घोषित करके और अपनी पावर दिखाकर उसको होल्ड करना चाह रहे हैं, ये नामुमकिन है। और ये मेजर साहब ने एक तज़िया किया था, उनकी कह लें कि भविष्यवाणियाँ जो हैं ना, एक किस्म की फ्यूचर को लेकर, वो कम से कम ठीक होती हैं। वो ये भी उन्होंने कहा था, ये होगा और यहाँ पे मुश्किल पैदा होगी भाई, और वही हुआ कि अब जो है भाई अमेरिका से आपकी कोई भी शिप रिलेटेड है या कोई भी आपके ताल्लुकात हैं, तो भाई गलती मत करें अपने आप को डुबोने की, क्योंकि आप वहाँ पे जाएँगे तो ड्रोन के थ्रू हमला होगा। उन्होंने कहा और उन्होंने किया भी। एक शिप जो है जो रिलेटेड थी और वो इंडिया से भी रिलेटेड थी, लेकिन भाई वो उसके ताल्लुकात बन रहे थे, उसके लिंक बन रही थी यूएसए के साथ, उन्होंने भाई डुबो दी और यहाँ पे एक पॉस ऑन करके आ गया क्योंकि उसका कोई ताल्लुक नहीं था अमेरिका के साथ। तो भाई सिक्योरिटी टाइट है और इतनी टाइट है कि माइनर माइनर चीज़ों को नोटिस किया जा रहा है। अमेरिका के साथ जिसका भी तल्लक होगा वो उड़ा देंगे वो, तो चाहे वो ब्रिटिश हो, थाई की हो, जिसकी भी हो। बहरहाल जी हालात सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। इन माई ओपिनियन जो मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ें रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया इन्वॉल्व होगा तो चीज़ें स्टेबल होंगी और ये एक मेज़ के ऊपर ये आएंगे और ये मसला रुकना है, आज नहीं कल नहीं रुकना है। और अमेरिका भी कहीं ना कहीं चाह रहा है कि इलेक्शन आ रहे हैं और इस चीज़ को थोड़ा कूल डाउन किया जाए, स्टेबल किया जाए और लेट्स देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। मैं अपनी कंट्री के भी यहाँ पे भी कहूँगा कि यहाँ पे जो अनस्टेबल किस्म की सिचुएशन चल रही है, थोड़ी स्टेबल हो और जो कीमतें हैं वो चीज़ों की वापस आएँ, क्योंकि एक पेट्रोल बढ़ने से भाई बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है ना? और ख़ासकर एक नॉर्मल व्यक्ति जो है उसके ऊपर बर्डन पहले ही ऑलरेडी बहुत है। मेरे ख्याल में ये और एक बम जो है वो क्योंकि चला दिया है। दुनिया में अगर बढ़ रहा है तो वो फिर उसी पे अमेरिका पे दबाव डाल रहे हैं ना सारे कि आपने ये जंग शुरू की और ख़त्म करें, नहीं तो बिल्कुल। हमारे मुल्क में तबाही है। बिल्कुल, रिवर्स प्रोसेस तो है भाई हर चीज़ का, वो हल तो मौजूद है, लेकिन हल किस तरह होगा, क्या होगा, ये एक ऑप्शन नज़र आई है फ़िलवक़्त, एक चिराग नज़र आया है और मेरे ख़्याल में फ़िलफ़ौर जो है फ़ैसला होगा, होप फॉर अ गुड। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में, ओपन आपके लिए इंक्लूसिव वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।